हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। हम लोग आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग हाई स्कूल विज्ञान के प्रत्येक पार्ट को थॉरोली पढ़ेंगे। प्रत्येक पार्ट को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आज हम लोग सबसे पहला पार्ट ले रहे हैं और इसको शुरू से अंत तक पूरा अच्छे से समझ लेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन शॉट वीडियो सीरीज़। आपके जो सारे चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हैं, इन सब को एक एक करके कवर किया जाएगा और हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का एक एक वीडियो बनाएंगे और इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस इस वन शॉट वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। तो सभी बच्चे जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सब के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इससे आप सबका विज्ञान का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एंडिंग टाइम में आप इसको वापस से रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसमें चैप्टर्स हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, जो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि आप किसी भी क्वेश्चन बैंक बुक से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 1, पहला पार्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों, हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं किस किस प्रकार की होती हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर की विषय वस्तु है। तो चलिए सभी लोग इसको ध्यान से समझेंगे, पूरा चैप्टर शुरू से अंत तक, और सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देंगे ताकि वो लोग भी वीडियो सीरीज से जुड़ पाएँ। चलिए, सबसे पहले कहा गया है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, हमारे आसपास दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव हम देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हम देखते होंगे जिनमें से कुछ रासायनिक परिवर्तन होंगे और कुछ भौतिक परिवर्तन होंगे। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको छोटे क्लासेस में भी जरूर पढ़ाया गया होगा कि भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें किसी भी वस्तु का सिर्फ भौतिक रूप बदले, जैसे कि वो ठोस से द्रव अवस्था में चली जाए या द्रव से गैसीय अवस्था में चली जाए, इस तरह का परिवर्तन होना। वहाँ पर कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता और कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही होती है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा होता है। दूसरी ओर जब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एक नया रासायनिक पदार्थ बन जाता है। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जब जलती है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और फिर वहाँ पर ऊर्जा भी निकलती है और राख बन जाती है। इसी प्रकार हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में भोजन जब पचता है तो वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है और भोजन सरल रूप में बदल जाता है जिसको कि हमारी बॉडी अच्छे से यूज कर पाती है। इसी प्रकार लोहे में जंग का लगना, तो वहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है और ऐसे बहुत सारे कई उदाहरण अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया रासायनिक पदार्थ बना करता है जिसके नए रासायनिक गुण होते हैं। आगे कहा गया है ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस, जो पदार्थ अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, अभिक्रिया करते हैं, उन्हें हम अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं। ओके। और वहीं वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे अगर हम लिखें ए और बी अभिक्रिया करके बना सी और डी, तो यहाँ पर जो ए और बी हैं इनको कहा जाएगा अभिकारक। इन्होंने अभिक्रिया करी तो अभिक्रिया करने वाले कौन, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के बाद बने हैं, उत्पन्न हुए हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्पाद। ओके। यहाँ पर लेफ्ट साइड में अभिकारक है और राइट साइड में उत्पाद है। ठीक है। और ये एरो, ये जो तीर का निशान है, ये बता रहा है कि जो अभिक्रिया है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही है, यानी कि लेफ्ट वाली चीज़ें बदलकर राइट वाली चीज़ें बन रही हैं। ठीक है। जब भी कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए यहाँ पर भोजन का पाचन यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं
तो हमारी बॉडी में वो भोजन डाइजेस्ट होता है, सिंप्लीफाइड रूप में कन्वर्ट होता है, सरलीकृत रूप में बदल जाता है, ताकि हमारी बॉडी आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर पाए और यूटिलाइज कर पाए, प्रयोग में ला पाए। तो भोजन जब पचता है तो वहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा श्वसन अभिक्रिया, यहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन होता है। श्वसन अभिक्रिया आप देखेंगे आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे कि जो भोजन हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर उसमें से एक घटक जो कार्बोहाइड्रेट है वो परिवर्तित होकर ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है हमारे सेल के भीतर, कोशिका के भीतर, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो वहाँ पर जो है रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो वहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन होता है। और दही का बनना, दूध से दही का बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक बार आपको मैग्नीशियम कैसे जलता है वो बता देते हैं। मैग्नीशियम हमारी प्रयोगशाला में पतले पतले फीते के रूप में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ये गतिविधि करेंगे, ये गतिविधि हमारे कोर्स में है तो ये जानना जरूरी है। मैग्नीशियम क्योंकि एक क्रियाशील धातु है तो उसकी सतह पर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी जो एटमॉस्फेरिक गैस का अगर प्रभाव रहा होगा और रिएक्शन हुई होगी तो उसकी सतह पर कोई और नया पदार्थ बन सकता है, तो इसलिए हम उसको पहले रगड़ कर साफ कर लेंगे। तो मैग्नीशियम को अभिक्रिया कराने से पहले रेगमाल से या सैंड पेपर से रगड़ के साफ कर देते हैं ताकि उसकी सतह जो है साफ हो जाए और फिर हम उसकी अभिक्रिया करेंगे। तो मैग्नीशियम को रगड़कर साफ करेंगे, सैंड पेपर से रगड़कर साफ करेंगे, रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेंगे। उसके बाद हम एक बर्नर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये बर्नर है हमारा, और हम इस पर जब मैग्नीशियम का एक फीता लेंगे, ठीक है, इसको हम इस तरीके से सड़सी से पकड़ लेंगे। ठीक है, ये मैग्नीशियम का फीता है। मैग्नीशियम को सिंबल Mg से दर्शा दिया हमने। ठीक है, इसको यहाँ पर जब हम लौ के ऊपर लाएंगे, ठीक है, फ्लेम के ऊपर लाएंगे तो ये गर्म होगा और धीरे धीरे ये जलना शुरू करेगा। जब ये जलने लग जाएगा तो हम इस फीते को एक वॉच ग्लास के ऊपर ऐसे रख लेंगे ताकि ये जब जलेगा तो जलकर ये राख में बदलेगा, और ये राख हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठी कर लेंगे। ये सफ़ेद कलर की राख होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो मैग्नीशियम जब जलेगा तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद रंग का पाउडर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ये जानना जरूरी था कि मैग्नीशियम को सबसे पहले हम रगड़ के साफ करेंगे, उसके बाद जब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन की बात करें तो मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, और ये किस कलर का होगा, वाइट कलर का पाउडर होगा। तो ये रिएक्शन मैग्नीशियम की होगी जब आप उसको जलाएंगे। ठीक है, तो अब जब इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, शब्दों के रूप में लिख रहे हैं, पूरा नाम इतना बड़ा, तो मुझे बहुत टाइम लगा। इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और शब्द समीकरण अगर हम इसको सिंबल के रूप में लिखेंगे, मैग्नीशियम को Mg लिखें, ऑक्सीजन को O2 लिखें, तो ये हो जाएगा Mg, वो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो ऊपर हमारी रिएक्शन लिखी है वो वर्ड्स के रूप में लिखी है, नीचे सिंबल्स के रूप में लिखी है। तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, ये एक रासायनिक समीकरण है जहाँ पर आपने सभी अभिकारक या अभिकर्मक जो आप बोलो और उत्पाद, इन सब को सांकेतिक रूप में व्यक्त किया है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाले पदार्थ और उत्पन्न होने वाले पदार्थ सभी को आप संकेतों के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। अगर कभी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि
भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन हमारे आसपास होते हैं और उनको कैसे हम पहचानेंगे। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता, जो पदार्थ आपके पास है सिर्फ उसका रूप बदल रहा होता है। वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, इस तरीके के परिवर्तन होंगे। जैसे कि पानी को हम गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है और भाप को ठंडा करेंगे तो वापस फिर पानी बन जाएगा। पानी को अगर हम ठंडा कर देंगे बहुत फ्रिज के अंदर रख के तो वो जम जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो ये जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन है, ये सब जानते हैं, छोटे क्लास में सबने पढ़ा है। रासायनिक परिवर्तन कैसे पहचानेंगे? जैसे अभी आपको एक रासायनिक परिवर्तन मैंने मैग्नीशियम का दिखाया कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बन जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होंगे। सारे रासायनिक परिवर्तन आप याद तो नहीं कर सकते, पर कुछ गुण हम आपको बताए दे रहे हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे और अगर इनमें से कोई भी गुण अगर आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला अवस्था में परिवर्तन। अगर कभी भी किसी भी पदार्थ की अवस्था बदल रही है तो वहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। जैसे अगर हम कभी किसी कैंडल को जलाएं, मोमबत्ती को जलाएं, ध्यान रखिए मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मोम को आप गर्म करेंगे पिघल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ ठोस से द्रव बनता है। लेकिन जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो वहाँ पर मोमबत्ती में जो बीच में बत्ती होती है वो जलती है और धुआं भी थोड़ा निकलता है, लपट भी निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है, कुछ गैसें भी निकलती हैं। तो जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, मोम तो पिघल ही रहा होता है, उसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही होती है, रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा होता है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। इसी प्रकार रंग में परिवर्तन। अगर कभी रंग बदल रहा है किसी अभिक्रिया के, किसी भी परिवर्तन के दौरान, तो आप समझ लो कि ये रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे कि आपने एक अभिक्रिया बचपन से बहुत पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है बच्चों, नीला होता है। तो कॉपर सल्फेट में अगर हम आयरन का, लोहे का कोई भी टुकड़ा डाल देते हैं, तो आपने बहुत पढ़ा होगा इसको, छोटे क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। कॉपर सल्फेट में अगर हम आयरन डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इस बार 10th में भी देखेंगे और सबको पढ़ाया गया होगा कि ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। रिएक्शन हुई और ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से अगर कभी भी कोई रंग में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है तो समझ लो वहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। तो पहली चीज़ क्या, अवस्था में परिवर्तन होगा तब रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। रंग बदल रहा है तो भी हो सकती है रासायनिक अभिक्रिया। सिर्फ ये एक ही उदाहरण नहीं, और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे, पर ये क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आई होप सभी बच्चों को पता होगा। बाकी आप इस चैप्टर में भी देखेंगे रंगों में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। आगे केमिस्ट्री के और चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर जिस भी अभिक्रिया में रंग बदल रहा है तो वो आप यहाँ उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज क्या लिखी बच्चों, तापमान में परिवर्तन। अगर कभी तापमान बदल रहा है, कोई ऐसा परिवर्तन हो रहा हो जहां तापमान बढ़ जाए या तापमान घट जाए, तो समझ लो वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तापमान में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे कोई अभिक्रिया हुई और ऊष्मा निकली, यानी कि वो कंटेनर गर्म हो गया। जैसे आपने अगर ध्यान दिया हो, होली के टाइम पे जब चूने की पुताई होती है हमारे घरों में, तो चूना जब पानी में मिलाते हैं तो जिस कंटेनर में चूने को पानी में मिलाया जाता है वो कंटेनर बहुत गर्म हो जाता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, बड़े लोग कहते भी हैं कि इससे दूर रहना वरना जल जाओगे। तो चूना जब पानी में मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो कंटेनर। क्यों गर्म हुआ, क्योंकि ऊष्मा निकली, उससे वो कंटेनर गर्म हुआ। तो क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ ना। तो इस तरीके का कोई भी परिवर्तन होगा तब भी वो रासायनिक परिवर्तन के श्रेणी में आ जाएगा। आगे गैस का उत्सर्जन। अगर कभी कोई अभिक्रिया के दौरान गैस निकल रही है, ठीक है, तो वो भी जो है इसके अंतर्गत आएगा। यानी अगर कभी कोई परिवर्तन हुआ और गैस निकली, गैस उत्सर्जित हुई, तो समझ लो कि ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सभी बच्चे पढ़े होंगे, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब मिलाया जाता है, ये जिंक का सिंबल है, सारे बच्चे 9th पढ़े हैं तो ये पता होगा, बेसिक बातें हैं। तो क्या बनाएगा, ZnCl2 और H2। यहाँ पर ये देखिए हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ। तो इस तरीके से किसी भी परिवर्तन के दौरान अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है और वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ऐसा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ऐसा अघुलनशील पदार्थ
तो किसी भी अभिक्रिया के दौरान जब एक अघुलनशील पदार्थ बनता है तो उसे हम अवक्षेप कहते हैं या प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अगर कभी भी किसी भी परिवर्तन के दौरान कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ बन जा रहा है तो समझ लो वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो वो समझ लो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है या हो सकती है। तो जब भी कभी हम अपने आसपास होने वाले परिवर्तन ऑब्जर्व करेंगे, उनको ध्यान से समझेंगे, तो ये देखेंगे कि इनमें से अगर कोई चीज़ हो रही है तो समझ लो रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा गया है रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, जब भी कभी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो समझ लो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तभी रासायनिक परिवर्तन होगा, नया रासायनिक पदार्थ बनेगा। और रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो कुछ पदार्थ कुछ नए रासायनिक पदार्थ में बदल रहे होते हैं। उसको जब हम सांकेतिक रूप में व्यक्त करते हैं, किसी भी रासायनिक परिवर्तन को जब हम सांकेतिक रूप से दिखाते हैं कि क्या परिवर्तित होकर क्या बना, तो इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, व्यक्त की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखे जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मैग्नीशियम को जब हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये यहाँ पर जो 2 लगा हुआ है, ये अभी आपको बताया जाएगा जब रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करना सिखाया जाएगा, तब आप देखेंगे। ओके, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ। देखिए क्या होता है, कभी कभी कुछ अभिक्रियाएँ हर तापमान पर नहीं हो पाती या हर दाब में नहीं हो पाती। कुछ अभिक्रियाओं को करने के लिए आपको हीटिंग करनी पड़ेगी, जो अभिकारक हैं उनको ऊर्जा देनी पड़ेगी, या सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होगी, या कुछ खास दाब की आवश्यकता होगी, या किसी खास रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति चाहिए होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया को करते वक्त किन स्थितियों को बनाना पड़ेगा, आपको कैसी कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेंगी, तापमान बढ़ाना पड़ेगा या दाब बढ़ाना पड़ेगा, या किसी खास कंपोनेंट की उपस्थिति चाहिए होगी। वो आप एरो, जो तीर होता है बीच में रिएक्शन में, जो तीर बनाया जाता है बीच में, उसके ऊपर या नीचे लिख देते हैं कि भाई ये रिएक्शन इतने तापमान पर होगी या इतने दाब पर होगी या इस रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति में ही होगी। ठीक है, तो इससे काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो जाती है जो इक्वेशन हमारी है। ओके, तो ये जो हमारा जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, बीच में एरो बना है, तो ऐसे किसी भी अभिक्रिया के दौरान अगर कोई खास तापमान चाहिए है तो वो हम यहाँ ऊपर लिख देंगे, या कोई दाब चाहिए तो वो हम ऊपर लिख देंगे, या किसी रासायनिक पदार्थ जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन आसानी से होती है तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सूर्य की रोशनी में ही होती है, तो यहाँ हम सनलाइट लिख देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द है ताप। ताप मीन्स टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने में सहायक होते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, इनको तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ये क्या चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिए। जैसे अभी हमने रिएक्शन को लिखा था पीछे, तो हमने लिखा था Mg + O2 MgO। क्या लिखा था हमने, Mg + O2 MgO। ओके, हमने ये लिख दिया था Mg + O2 MgO। अब यहाँ पर Mg और Mg दोनों तरफ बराबर बराबर है, पर यहाँ O2 है और यहाँ O एक ही है। ये गड़बड़ चीज़ है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में जब विभिन्न तत्वों के परमाणु दोनों तरफ बराबर नहीं होंगे तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ओके, या कंकाली समीकरण कहेंगे, स्केलेटल इक्वेशन, हिंदी में कंकाली समीकरण। ठीक है, दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने जो इक्वेशन पीछे लिखी थी, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, उसमें ऑक्सीजन बराबर बराबर नहीं थे, मैग्नीशियम बराबर था। तो अगर ऐसा कभी भी होगा कि कोई भी घटक तत्व जो है उसके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी, तो समझ लीजिए वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो पता चल ही रहा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, क्या दिक्कत है। पर इसमें यह दिक्कत है कि अगर आप लेफ्ट साइड में टोटल जो आपके अभिकारक हैं उन सबका जो है मास जोड़ोगे, द्रव्यमान जोड़ोगे, तो अलग आएगा और राइट साइड का अलग आएगा। अब यहाँ पर एक गड़बड़ आ जाएगी। आपने एक 9th में लॉ पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब अगर लेफ्ट साइड में
जो परमाणुओं की संख्या है वो अलग है और राइट साइड में परमाणुओं की संख्या अलग है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड का कुल द्रव्यमान अलग होगा, फिर राइट साइड का कुल द्रव्यमान अलग होगा। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहेगा, तो वो लॉ फेल हो जाएगा, नियम जो है उसका पालन नहीं हो पाएगा। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करनी पड़ेगी हमें, ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम अच्छे से पालन हो पाए। दूसरा, दोनों ही तरफ समीकरण के दोनों ही पक्षों में, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में ही विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि यार इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर एक ही ऑक्सीजन, गया कहाँ एक ऑक्सीजन। मैटर को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पदार्थ को ना आप बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, फिर गया कहाँ। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब आप समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे सांकेतिक रूप से, तो इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ जो विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं उनकी संख्या अगर बराबर नहीं हुई तो उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, और हमें उसको संतुलित करना होगा ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूर्णतया पालन हो सके उसका। ओके, अब कैसे संतुलित करना है उसको हम लोग कुछ उदाहरणों के रूप में देखते हैं। चलिए, क्या करना है हम लोगों को, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना। ओके, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला उदाहरण लेते हैं। अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो वाटर बनता है। अब यहाँ आप सब देखिए, यहाँ H2 है और यहाँ भी H2 है, ठीक है, पर यहाँ O2 है, लेकिन यहाँ O के बाद कोई नंबर नहीं लिखा, कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। ऑब्वियस बात होती है, यहाँ O2 है, यहाँ O1 है, तो ये तो कम ज़्यादा हो गया ना। तो अब ऐसी ही इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, असंतुलित, अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम इसके आसपास एक बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में हैं तो अभी आप गलती कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, ना इसके ऊपर नीचे राइट साइड कहीं नहीं लिखना। जो भी लिखना है वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे वो देखिए ध्यान से। यहाँ पर आप एक टेबल बनाइए और उसमें ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बायां पक्ष और राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। यहाँ हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 2, इधर साइड हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, तो कम ज़्यादा हो गया। तो अब हमें इसी अनुसार एक उपयुक्त संख्या का चयन करना है और उसको यहाँ पर लिख देना है बराबर करने के लिए। तो अब बताइए हम क्या लिखेंगे, H2 प्लस O2 और क्या था H2O, ठीक है। फिर से हम वापस से बॉक्स बनाते हैं, फिर से हम वापस से बॉक्स बना दिए। और अब बताइए कहाँ पर क्या नंबर लगा दें। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, इस 2 का गुणा पूरे में हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन 2 थे उसका ट्वाइस हो गया, 2 गुना हो गया, यानी 4 हो गए हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक ही था, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 है पर हाइड्रोजन 2 है, तो हम यहाँ भी 2 लगा देंगे। इससे क्या होगा, 2 2 आर 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। हमने यहाँ जो नंबर लगाया उसका पूरे में सभी में गुणा होगा, तो हाइड्रोजन जो 2 है वो भी दुगने हो जाएंगे 4, और ऑक्सीजन 1 है वो दुगना हो गया 2। यहाँ तो ऑक्सीजन 2, ठीक है, और यहाँ 2 का गुणा करा ताकि हाइड्रोजन 4 हो जाए। अब ये सारे परमाणु बराबर बराबर हो गए, ठीक है। तो इसके नीचे आप टेबल नहीं बना लेंगे, जो कि हम यहाँ बना देते हैं, और उस टेबल में आप लिखेंगे कि देखिए किस प्रकार से हमने बराबर कर दिया है चीज़ों को। अब आप उधर देख के बताएं हमको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 लिखा हुआ है यहाँ, और 2 का गुणा हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 2 आर 4, और इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 आर 4, ऑक्सीजन इधर 2, और राइट साइड में भी 2। यहाँ पर लिखा 1 है, कोई नंबर नहीं है तो 1 है, पर 2 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो फिर ये बराबर हो गए, बराबर हो गए। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि अब हमारे पास जो इक्वेशन सही आई है संतुलित होकर, वो कितनी आई है,
यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है, ये संतुलित हो गए। इस तरीके से करना है, ठीक है। अभी हम और उदाहरण करते हैं। अब ये जो मैंने बॉक्स बना के आपको दिखाया, ये बॉक्स आपको बार बार बनाने की नीड नहीं है। शुरुआती कुछ उदाहरण होंगे, उनको आप बॉक्स बना के कर लेना ताकि गलती ना हो। बाद में फिर आपको बॉक्स बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। जैसे Zn प्लस HCl, रिएक्शन होती है तो बनता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कि Zn यानी जिंक का एक परमाणु, इधर भी एक परमाणु, H एक है और Cl भी एक है, यहाँ H 2 है और Cl 2 है, कम ज़्यादा हो गए ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर असंतुलित हैं तो उनको छोड़ो, बाकियों को पहले बैलेंस कर लो, बाकियों को पहले संतुलित कर लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में कर लेते हैं। पर यहाँ पर तो जो हाइड्रोजन है वो असंतुलित है, क्लोरीन असंतुलित है, जिंक तो संतुलित है। तो फिर जब हाइड्रोजन ही असंतुलित है और क्लोरीन, तो उसको हम फिर करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ 2 लगाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन दुगने हो जाएंगे 2 और क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे। अब आपको बॉक्स बनाने की नीड नहीं है, वो तो बस आपको बता दिया मैंने पीछे, ताकि आप गलती ना करें इसलिए, ठीक है। हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन का भी ट्वाइस हो गया तो क्लोरीन भी 2 हो गया संतुलित। बाकी जिंक तो आपका एक है, इधर भी जिंक एक है, ठीक है। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, ठीक है। कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे Al प्लस O2, तो क्या बनेगा, Al2O3 बनता है, ठीक है। जो बच्चे 9th में अच्छे से पढ़े होंगे उन्हें ही ये फॉर्मूले पता होंगे, अदरवाइज आप फिर सोचोगे यार ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो पहले आपको 9th में वो जो बैलेंसी वगैरह सिखाई गई थी, संयोजकता, वो आपको सही से पता होनी चाहिए, और रासायनिक पदार्थों के जो सूत्र बताए गए थे आपको वो पता होनी चाहिए, तभी आप ये अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि अगर किसी को रिएक्शन नहीं पता तो वो बैलेंसिंग तो वैसे ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ Al, यहाँ Al2, यहाँ O2, यहाँ O3, पेंसिल से करना होता है क्योंकि कई बार नंबर चेंज भी करना होता है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब यहाँ O3 है, Al 2 है, Al कितने 2, O कितने 3, जो बाद वाला नंबर होता है वो दिखाता है Al2O3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखे, 2 के टेबल में तो 3 आएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि ये सब दुगने हो जाएंगे। Al जो 2 थे वो हो गए 2 2 जार 4, ऑक्सीजन जो 3 थे वो कितने हो गए 2 3 जार 6, O3 और ये 2 का गुणा हो गया तो हो गए ऑक्सीजन हो गए 6। अब हम यहाँ 3 लगा देंगे तो 3 दूनी 6, और Al कितने हो गए 2 दूनी 4, तो यहाँ लगा देंगे 4। इस प्रकार से ये Al भी बैलेंस हो गया, ओके। नेक्स्ट नंबर 4 अगर हम देखें, मान लीजिए Al प्लस Fe2O3, मान लीजिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो बनेगा Al2O3 प्लस Fe, ठीक है। अभी आगे जैसे आप एक बार बैलेंसिंग सीख जाएंगे फिर आप कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। अभी तो मैं कुछ उदाहरण आपको सिखा रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ Al है, यहाँ Al2 है, Al हो गए ना कम ज़्यादा, Fe2 Fe, O3 O3, O सही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, Fe2 है तो यहाँ 2 लगा दिया, ठीक। Fe2 2Fe सही है, आपको लगाना इधर ही है पहले ही, बाद में आप नहीं लगा सकते, ना नीचे ना ऊपर, कहीं नहीं, यहीं लगाना है आगे, ठीक है, मतलब संकेत से पहले। Fe2 2Fe, Al Al2, या 2 लगा दो, फिर चेक करो 2Al Al2, Fe2 2Fe, O3 O3, हो गया संतुलित, ठीक है। टेबल बनाने की नीड नहीं है, वो तो स्टार्टिंग में ऐसे करके सिखाया जाता है, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया, ठीक है, अदरवाइज उसकी नीड नहीं है। ऐसे कोई और एग्जाम्पल आप ले लो, कौन सा लेना चाहिए, जैसे मान लो N2 प्लस H2 बना NH3, ठीक है, इसको अमोनिया कहते हैं, बहुत ही फेमस कंपाउंड है। अब यहाँ N2 है, H2 है, NH3 है, ना तो N बराबर है ना ही H बराबर है। अब 3 में कुछ भी कर लो 2 के बराबर नहीं आएगा, 2 में कुछ भी कर लो 3 के बराबर नहीं आएगा। 2 और 3 का बराबर करने के लिए हमें 2 का गुणा करेंगे, तो 2 3 जार 6 और यहाँ 3 2 जार 6, 3 दूनी 6, 2 3 6, और N2 बैलेंस। इस तरीके से आप कोई भी उदाहरण ले लें, अच्छे से आपका जो है संतुलित कर पाएंगे आप। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको सूत्र आना चाहिए, अगर आपको सूत्र ही नहीं आ रहा होगा फिर तो आप नहीं कर पाओगे ना, तो ये ज़रूरी है, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ और आप इसको बैलेंस करें। क्वेश्चन ये है,
ओके बच्चों, ये जो रासायनिक समीकरण हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आपको संतुलित करके दिखाना है। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया किस किस प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहला प्रकार होता है रासायनिक अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो चीज़ें हैं, ए और बी, दो पदार्थ हैं, आपस में मिलकर एक ही सिंगल प्रोडक्ट का उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कोयले का दहन, जहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर CO2 बना है। जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट्स में आप देख रहे होंगे भौतिक अवस्था लिखी हुई है कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है किस अवस्था में है। गैस है तो स्मॉल g लिख दिया है, लिक्विड है द्रव है तो स्मॉल l लिख दिया है, सॉलिड होगा तो स्मॉल s लिख देंगे। जलीय अवस्था, यानी जब कोई चीज़ जल में घुली हुई होगी तो उसको हम कहेंगे जलीय अवस्था, और एक्वस स्टेट इंग्लिश में कहा जाता है, इसीलिए जो चीज़ जल में घुली हुई बनेगी उसको हम एक्वस बोलेंगे, AQ लिखा होगा। यहाँ आप देखिए जो है चूना है, पानी में मिलाया गया तो ये चूने का पानी बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है और ये एक्वस है। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दो चीज़ें मिलकर एक बना, दो चीज़ें मिलकर एक बना, दो चीज़ें मिलकर एक बना, दो या दो से अधिक चीज़ें भी हो सकती है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो बहुत आसान है ये, आई होप आप समझ गए होंगे। संतुलित करना हमने आपको सिखाई दिया है तो वो आप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ये पदार्थ है, एक पदार्थ है A जो कि टूटकर दो पदार्थ बने हैं B और C। तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या विघटन अभिक्रिया भी कई बार कहा जाता है। अब एक बात समझिए, जब आप किसी भी पदार्थ को तोड़ेंगे, कई टुकड़ों में तोड़ेंगे, कई घटकों में तोड़ेंगे, तो इसमें आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा लगेगी आपको। ठीक है, तो जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा की मदद से होती है तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी कि जब आपने वियोजन अभिक्रिया करानी है लेकिन आपको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, हीट की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। और यहाँ पर आपको जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा की मदद से आप करा पा रहे हैं तो उसको हम विद्युत वियोजन कहेंगे या वैद्युत वियोजन कहेंगे। और जब प्रकाश ऊर्जा की मदद से आप वियोजन अभिक्रिया कराते हैं तो उसको हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके इनके उदाहरण देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वियोजन अभिक्रिया में एक इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, ऊष्मा का यूज होता है या प्रकाशीय ऊर्जा का यूज होगा। ठीक है, या विद्युत ऊर्जा का यूज होगा, यानी कि एनर्जी यूटिलाइज होगी, एनर्जी लगेगी तब रिएक्शन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस। ओके, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट है, ठोस पदार्थ होता है, इसको तोड़ें, कैसे तोड़ें, गर्म करके। तो जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट के लिए हम ये डेल्टा बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम FeSO4 को गर्म करें तो FeSO4 को जब गर्म करेंगे तो पहले तो इसका जो ग्रीन कलर होता है, हरे रंग का होता है, ये उसका हरा रंग उड़ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद और फर्दर गर्म करने पर ये टूट जाएगा FeTO3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तीन चीज़ों में टूट गया। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें लेड नाइट्रेट की, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये भी गर्म करने पर टूटेगा और ये बनाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। जब भी कभी गैस उत्सर्जित होती है तो वहाँ पर हम ऐसा एरो ऊपर की तरफ बना देते हैं जिससे ये पता चलता है कि जो पदार्थ है वो हल्का है और ऊपर की तरफ उठेगा।
ठीक है, ये भी गैस है, NO2 भी एक गैस है, ठीक है। तो जब गैसीय उत्पाद बनेगा तो हम एरो ऊपर की तरफ बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें मैंने क्या बताया कि ये ग्रीन कलर का होता है, पहले आप गर्म करोगे इसका ग्रीन कलर उड़ेगा, उसके बाद फाइनली ये रेडिश ब्राउन कलर का पदार्थ बनेगा, रेडिश ब्राउन। कई लोग सिर्फ ब्राउन कहते हैं, तो ये लालिमा युक्त ब्राउन कलर होता है, भूरा कलर, ठीक है। ये वाइट कलर का है, ठीक है, और इसको जब आप गर्म करोगे तो ये टूटेगा, वियोजन अभिक्रिया हो रही है, और ये येलो कलर का ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो गैस है NO2 ये ब्राउन कलर की गैस होती है, भूरे रंग की गैस होती है, ठीक है, ब्राउन गैस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। तो जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, सबसे पहला टाइप आपने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मैंने आपको बताया, अगर ऊष्मा की मदद से आप वियोजन अभिक्रिया करा रहे हैं तो ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। उसके 3 उदाहरण आपके सामने ये हैं, इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, पर ये 3 इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशिकीय वियोजन, दोनों चीजें कह सकते हैं आप, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोलाइसिस। और यहां पर आप देखेंगे जैसे AgCl है, ये क्या AgCl है, तो ये टूटेगा, क्या बनाएगा Ag प्लस Cl2, और यहां पर हमको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। यहीं पर अगर हम दूसरी और अभिक्रिया देखें AgBr, ये भी सनलाइट की मौजूदगी में टूट जाती है, और Ag अलग और Br2 अलग। अब ये संतुलित नहीं है, संतुलित कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया, संतुलित आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिकम्पोजिशन, वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा वाइट कलर का होता है, ये येलोइश कलर का होता है, ठीक है, और ये ग्रे कलर की सिल्वर बन जाती है। तो बोर्ड में ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। इन दोनों अभिक्रियाओं की खास बात क्या है कि ये फोटोग्राफी में यूज़ होती हैं। फोटोग्राफी में कैसे यूज़ होंगी भाई, आप बोलोगे फोटोग्राफी तो हम फ़ोन से ही कर लेते हैं, उसमें तो कोई यूज़ नहीं होता इसका। तो ये फोटोग्राफी, ये जो आप फ़ोन वाली है वो नहीं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो लैब में जाके फ़ोटोज़ बनवाई जाती थी। पहले ज़माने में आपने सुना होगा, फ़ोटो खींचने जाते थे तो बोलते थे अब 2 दिन बाद आना, तो वो निगेटिव देते थे और फिर फ़ोटो बनती थी उससे, ठीक है। तो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती थी, उसमें इसका यूज होता था। AgCl सनलाइट की मौजूदगी में वो टूटता था, और इस तरीके से ऐसे करके, मतलब ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, ठीक है। कलर चेंज आप देख लीजिए, वाइट टू ग्रे, येलोइश टू ग्रे। तो आई होप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इन अभिक्रियाओं को भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम पढ़ेंगे विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन देखेंगे हम, और उसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत वियोजन यानी जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत की मदद से होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे NaCl को आप अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, विद्युत ऊर्जा पास कर दें, तो NaCl टूट जाएगा, Na अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। संतुलित आप कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम Al2O3 को देखें, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कर दें, तो एल्युमिनियम अलग और ऑक्सीजन अलग, ठीक है। संतुलित करना आपका काम है। और अगर हम ऐसे ही वाटर की बात करें, अब वाटर के साथ एक प्रॉब्लम है कि वाटर जो शुद्ध फॉर्म में जब होता है, प्योर वाटर जो होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, तो इसमें हम कुछ अम्ल की बूंदें डाल देंगे ताकि ये इसमें विद्युत ऊर्जा संचालन हो सके, उसका कंडक्शन हो सके, और तब ये टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट रहा है और विद्युत ऊर्जा की मदद से टूट रहा है, तो इसको हम विद्युत वियोजन कहेंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान से देख लीजिए, आप लोग इन वीडियो क्लासेस के साथ साथ ही नोट्स भी बना सकते हैं। तो फाइनली आपको
सारा कंटेंट इन वीडियोज़ के थ्रू मिल जाएगा आपको। इसके बाद सिर्फ प्रश्नोत्तरों की प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर आप अच्छे से सारी चीज़ें सुनेंगे वीडियो में तो फिर आप प्रश्नोत्तरों के जवाब भी दे पाएंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तर जो कोर्स कंटेंट है आपका चैप्टर का उसी से ही बनने वाले हैं। तो सारी बातों को ध्यान से समझते चलिए। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो टर्म है, एक है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इनको जानना बहुत जरूरी है। जब कभी किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही हो, ऊष्मा निकल रही हो, या ऊर्जा किसी भी रूप में निकल रही हो, जनरली ऊष्मा को हम लोग ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चूने को जब पानी में मिलाते हैं, चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO, पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है CaOH का होल ट्वाइस, तो वहाँ पर काफ़ी गर्म हो जाता है कंटेनर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, ऊष्मा निकली तभी तो कंटेनर गर्म हुआ, तो वो हुआ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जबकि इसका उल्टा, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा लगे, ऊपर वाली क्या बताई, जिसमें ऊर्जा निकले, ऊष्मा के रूप में निकले, चाहे प्रकाश के रूप में निकले, किसी भी रूप में निकले, ऊर्जा निकले, जनरली ऊष्मा के रूप में निकलती है, हीट के रूप में निकलती है, तो हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं आसानी से। तो जब किसी अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो समझ लो कि वो ऊष्माक्षेपी है, और जब किसी अभिक्रिया को करने के लिए ऊर्जा हमको देनी पड़ जाए, ऊर्जा का प्रयोग हो, तो उल्टा हो गया फिर तो ये हो गई ऊष्मा शोषी। यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित होगी, ऊष्मा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हीट का बाहर निकलना, एंडोथर्मिक हीट का अंदर जाना। ठीक है, तो जब कभी किसी अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का प्रयोग हो, ऊर्जा अवशोषित हो, चाहे वो ऊष्मा के रूप में, चाहे प्रकाश ऊर्जा के रूप में, चाहे विद्युत ऊर्जा के रूप में, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब अभी आपने वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ी। अब आप जरा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि जो वियोजन अभिक्रियाएं आपने पढ़ी हैं पीछे, वियोजन अभिक्रिया क्या थी, किसी एक पदार्थ के टूटने पर एक से अधिक पदार्थ बन रहे थे। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, कोई एक पदार्थ टूट रहा था और एक से अधिक पदार्थ बन रहे थे। कैसे टूट रहा था, जब हम ऊर्जा लगा रहे थे, उसमें ऊष्मा दे रहे थे तो टूट जा रहा था, गर्म कर रहे थे, मतलब ऊष्मा देने का मतलब गर्म करना, और वो टूट जा रहा था, कई पदार्थ बन जा रहे थे। या विद्युत ऊर्जा दे रहे थे तब, या फिर तो प्रकाशीय ऊर्जा, यानी हम ऊर्जा दे रहे थे तभी रिएक्शन हो रही थी ना। तो जब भी कभी कोई अभिक्रिया कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। तो वियोजन अभिक्रियाएं सारी की सारी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हो जाएंगी, क्योंकि उनको ऊष्मा चाहिए। जब ऊष्मा उनको मिलेगी या ऊर्जा उनको मिलेगी तभी क्या होगा, वो हो पाएंगी अभिक्रियाएं। ठीक है, जैसे पीछे आपने देखा प्रकाश की ऊर्जा दोगे तब होगा, या विद्युत ऊर्जा दोगे तब होगा, या फिर ऊष्मा दोगे, हीट करोगे तब होगी अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। ओके, अब एक सवाल और बनता है, बोर्ड में पूछा जाता है, अभी जो आपने दो पढ़ी, संयोजन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं, बोर्ड में पूछा जाता है संयोजन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत क्यों मानी जाती हैं। तो आप सोचिए, बताइए क्यों मानी जाती हैं, सोचिए, 1 मिनट का समय, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे, अगर आपने सोचा होगा। तो जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं वहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ बनता है, एकल उत्पाद बनता है। जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनते हैं। तो उल्टा हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया में जुड़ रही हैं चीज़ें, एक बन रहा है, वियोजन अभिक्रिया में एक टूट रहा है और एक से अधिक बन रहे हैं। तो बस इसी वजह से संयोजन अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाओं के विपरीत मानी जाती हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जल का विद्युत वियोजन, जैसे अभी मैंने आपको रिएक्शन लिख दी थी सिर्फ, ये एक्टिविटी आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए सभी बच्चे। यहाँ पर क्या किया गया है, एक मग लिया गया है, मग्गा, ठीक है, प्लास्टिक का मग आपके सबके घर पे होगा, ठीक है। उसमें नीचे जो 2 छेद कर लिए, ठीक है, खाली मग्गा है, नीचे 2 छेद कर लिए। उन दोनों छेदों में क्या किया गया, एक ग्रेफाइट रॉड दोनों में एक एक फंसा ली। ग्रेफाइट रॉड आपको कहाँ से मिलेगी, जो यूज करे हुए सेल होते हैं, ठीक है, जो रेडियो वगैरह में, टॉर्च वगैरह में पड़ते हैं, उनको फोड़ लो सही से और उसमें भीतर ग्रेफाइट की रॉड मिल जाएगी। वैसे आपकी पेंसिल में भी होती है पर वो थोड़ी पतली होगी, काम उससे भी चला सकते हो, पर सेल वाली थोड़ी सी मोटी रॉड आपको मिल जाएगी, ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड जो होती है वो कार्बन की बनी हुई होती है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रेफाइट रॉड आपने लगा ली दोनों, पर क्योंकि आपने होल किया हुआ तो वहाँ पर थोड़ा सा लूज रहेगा, थोड़ी खाली जगह रहेगी, तो वहाँ से जब भी आप पानी इस मग्गे में भरोगे तो फैल सकता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, रबर स्टॉपर लगा देंगे, या फिर तो एमसील वगैरह जो आपके पास उपलब्ध हो वो लगा दो, ताकि पानी जब आप भरो मग्गे में तो नीचे फैलना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों पर एक उल्टी टेस्ट ट्यूब रख दोगे, परख नली, दोनों ही इलेक्ट्रोड जो है, जो दो आपने ग्रेफाइट रॉड बनाई है रबर स्टॉपर से फिक्स करके, ऊपर उन पर परख नली रख दोगे, उल्टी परख नली, ठीक है। और दोनों को एक तार के द्वारा इसको, दूसरे को इससे बैटरी से हम जोड़ देंगे, बैटरी का एक टर्मिनल इधर, दूसरा टर्मिनल इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम पानी भरेंगे, और पानी में क्या करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पानी के साथ थोड़ा सा H2SO4 या फिर HCl अम्ल डाल देंगे। इससे होगा क्या कि जो हमारा जल है, पानी है, वो कंडक्टिंग हो जाएगा, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो पाएगी, क्योंकि प्योर वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता नहीं है ना, शुद्ध जल जो है विद्युत ऊर्जा का संचालन नहीं करता, तो इसलिए वो कंडक्टिंग हो जाएगा, उसमें विद्युत ऊर्जा का संचालन हो सके, इसलिए हम उसमें क्या करेंगे, अम्ल की कुछ बूंदें डाल देंगे, चाहे तो H2SO4 चाहे तो HCl, दोनों में से कोई भी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, वाटर टूटने लगेगा, वाटर टूटने लगेगा। कैसे टूटेगा, ध्यान से देखें सब बच्चे, यहाँ पर ये जो है, इसमें जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये टूटेगा, H+ और H+ लिखा करते, ठीक है। तो H+ मतलब कुछ अम्ल की हम यहाँ पर उपस्थिति रखेंगे, ये ऐसे आयनों में टूटेगा। अब ये जो दो आयने हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है। ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे वो हम लोग देखते, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कैथोड पर, कैथोड नेगेटिव होती है, ठीक है, तो एट कैथोड हम देखेंगे क्या होगा, और इधर हम देखेंगे एट एनोड, एनोड जो कि पॉजिटिव होती है, ठीक है। यहाँ जो आयने बनी, कौन सी आयने बनी, H+ और OH नेगेटिव आयने बनी। जो H+ आयन है वो कहाँ जाएगी, नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड पर आएगी, ठीक है, क्योंकि प्लस वाली माइनस की तरफ जाएगी और माइनस वाली कहाँ जाएगी, प्लस की तरफ, ठीक। अब जो H+ आयने जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जो पहुंची हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को खुद में जोड़कर H बन जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा तो प्लस खत्म हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर चार्ज खत्म, H बन गया, और H मिलकर H2 हाइड्रोजन गैस आपकी मिल गई आपको। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयने हैं ये इलेक्ट्रॉन निकालकर OH बन जाएंगी, OH और ऐसा ही एक और OH आपस में मिलकर H2O प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु, और O और O मिलके O2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको O2 गैस मिलेगी, एक जगह आपको H2 गैस, एक जगह आपको O2 गैस मिलेगी, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड पर H2, कहाँ पर, कैथोड पर, और एनोड पर क्या मिलेगी, O2 मिलेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो कैथोड है वो निगेटिव वाला होगा और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। ये निगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है। अब यहाँ लिखा तो था नहीं, पर मुझे कैसे पता चल गया कि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ध्यान से समझिए। जो वाटर है, वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन का अनुपात ऑक्सीजन के साथ अगर आप देखोगे तो ये 2:1 है, हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। इसीलिए जो हाइड्रोजन है वो देखो यहाँ पर ज़्यादा मिली है, ध्यान से देखिए, ये देखिए ज़्यादा है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हुई है वो कम है, ठीक है। मैं दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए आप, ये वाला जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है ये गैस का, ये ज़्यादा है और ये कम है। गैस ऊपर ही होगी, जल नीचे होता जाएगा, ऊपर गैस कलेक्ट होती जाएगी, तो एक में ज़्यादा गैस है, एक में कम गैस है, इसीलिए ये हाइड्रोजन गैस, देखो लिखा हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कहाँ पर बन रही है, निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर, तो ये कैथोड हो गई, और ऑक्सीजन कहाँ पर बन रही है, एनोड पर, तो ये एनोड हो गई, ठीक है, पॉजिटिव वाली, इसलिए मैंने प्लस और माइनस लगा दिया, ठीक है। तो फाइनली आपको जब ये रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो आप देखेंगे कि जो आपका H2O है वो फाइनली आपको क्या देगा, आयने नहीं देगा, फाइनली आपको इस तरीके से गैसें देगा, H2 और O2। जो आपकी आयने हैं वो इलेक्ट्रोड्स पर जाकर इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में प्रोड्यूस होंगी। हाइड्रोजन कहाँ पर मिलेगी, कैथोड पर, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, एनोड पर, ठीक है। पूरी एक्टिविटी बहुत ध्यान समझ लीजिए, चित्र देख लीजिए ध्यान से। बोर्ड में आपसे ये पूछा जाएगा कि जल के विद्युत वियोजन के दौरान
अम्ल की कुछ बूंदें क्यों डाली जाती हैं? तो आप बताएंगे शुद्ध जल विद्युत ऊर्जा का संचालन नहीं करता, इसलिए हम अम्ल की कुछ बूंदें वहाँ पर डालेंगे ताकि जल जो है विद्युत ऊर्जा का संचालन करने लग जाए और जल जो है आयनों में टूट जाए। दूसरा वो पूछेंगे कि जब जल का विद्युत वियोजन होगा तो एक इलेक्ट्रोड पर अधिक गैस मिलती, दूसरे पर कम मिलती है, ठीक है, ऐसा क्यों? तो आप बताएंगे कि जो जल है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 2:1 में मिला हुआ है, ठीक है, परमाणुओं की संख्या के आधार पर देखें तो, ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस दुगनी मात्रा में मिलती है ऑक्सीजन की तुलना में। एक और सवाल वो पूछेंगे कि क्या सवाल पूछेंगे, क्या सोच रहा था मैं, दिमाग से उतर गया सवाल। हाँ, कि कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पर मिलेगी, कैथोड पर कि एनोड पर, और ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पर मिलेगी, कैथोड पर कि एनोड पर, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आपको कैथोड पर मिलेगी और ऑक्सीजन आपको एनोड पर मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी थी, कौन सी, एक संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए ये जरूरी है आपके लिए जानना कि जो तत्व होते हैं कुछ अधिक क्रियाशील होते हैं और कुछ कम क्रियाशील होते हैं। तत्व कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील हो सकते हैं। तो जो तत्व अधिक क्रियाशील होता है अभिक्रिया के दौरान वो अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसकी जगह से हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आयरन जो धातु है, लोहा, कॉपर सल्फेट से जब रिएक्शन हुई, कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का आपको दिख रहा होगा, इसमें लोहे की 2 बिल्कुल चमचमाती हुई नई कीलें ग्रे रंग की डाली गई हैं। अभिक्रिया हुई और आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और बना लिया FeSO4। FeSO4 हरे रंग का होता है, तो अभिक्रिया के बाद ये जो नीला विलयन आपको दिख रहा है ये हरे रंग का हो जाएगा और जो कॉपर सल्फेट था वहाँ से कॉपर बेचारा हट जाएगा और अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाए कि आयरन ने, लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया और अपना सल्फेट बना लिया, फेरस सल्फेट, जिसे आप आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, और कॉपर विस्थापित हो गया। तो यहाँ पर जो आयरन था वो अधिक क्रियाशील था, उसने कॉपर को हटा दिया। ऐसे ही एक और उदाहरण यहाँ देख पाएंगे, जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया, अपना सल्फेट जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पर जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा और अपना विलयन बना लेगा, अपना यौगिक बना लेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे यार हमें कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। तो अब याद करिए कक्षा 8वीं में आपके टीचर ने आपको जरूर पढ़ाया होगा रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी, जहाँ पर उन्होंने अरेंज करा होगा, क्रम से अरेंज करा होगा कौन अधिक क्रियाशील धातु है और कौन कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, आप देख लीजिए सभी बच्चे ध्यान से। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रम से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये ऊपर से नीचे की तरफ आप जो क्रम देख रहे हैं ये है नीचे की तरफ सक्रियता का या क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। नीचे की तरफ क्या हो रहा है, कम रिएक्टिव तत्व है, ये अधिक रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है, और ये कम क्रियाशील है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर जो रिएक्टिविटी है, जो क्रियाशीलता है वो घटती जा रही है, आपको याद करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो आयरन है वो कॉपर से ऊपर है कि नीचे, आयरन यहाँ है, कॉपर नीचे है, तो आयरन क्योंकि ऊपर है तो वो कॉपर को हटा देगा। यहाँ है जिंक और कॉपर, तो बताओ जिंक और कॉपर में कौन ऊपर है कौन नीचे, जिंक यहाँ है, कॉपर नीचे है। ठीक है, तो जो ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को हटा देगा, क्योंकि ऊपर ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, नीचे कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये धातु नहीं है, बाकी सब धातुएं हैं, ये धातु नहीं है। ठीक है, ये धातु नहीं है, पर इसको यहाँ इसलिए लिखा गया है ताकि पता चल सके कि हाइड्रोजन की तुलना में कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। ठीक है, क्योंकि अम्ल वगैरह से या जल से विक्रिया होती है तो हाइड्रोजन उसमें रहता है, तो ये जानना जरूरी होता है कि हाइड्रोजन को कौन हटा पाएगा, विस्थापित कर पाएगा, कौन नहीं विस्थापित कर पाएगा। सो विस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी हुई, वे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से या उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और अपना यौगिक बना लेता है, ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं
कहलाती हैं, जिसमें से ये अभिक्रिया तो आप वर्षों से पढ़ रहे होगे, तुम कम से कम 8वीं कक्षा से तो पढ़ ही रहे होगे सभी बच्चे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक जब आपस में क्रिया करें तो जो धनायन है वो एक दूसरे को विस्थापित करें, आयने एक दूसरे को विस्थापित करें। विस्थापन अभिक्रिया में क्या था? एक तत्व था, वो एक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा था उसके यौगिक से। यहाँ क्या हो रहा है? दो यौगिक आपस में क्रिया करेंगे तो दोनों यौगिक में जो आयने हैं वो एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। यहाँ आप देखिए ध्यान से, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करा तो सोडियम चला जाएगा क्लोराइड के साथ और बेरियम आ जाएगा सोडियम के साथ। तो सोडियम ने बेरियम को हटाया, बेरियम ने सोडियम को हटाया, तो सोडियम जो था सल्फेट के साथ था, अब सोडियम क्लोराइड के साथ आ जाएगा, और जो बेरियम है क्लोराइड के साथ वो बेरियम आ जाएगा सल्फेट के साथ। और ये जो बेरियम सल्फेट आपका बना है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, सफेद रंग का अवक्षेप होता है। जब भी कभी गैस उत्सर्जित होगी तो हम तीर ऊपर की तरफ बनाएंगे, और जब भी कभी अवक्षेप बनेगा तो हम ऐसे तीर नीचे की तरफ बनाएंगे, क्योंकि ये अघुलनशील पदार्थ होगा जो कि नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो अवक्षेप क्या होता है? कोई भी ठोस अघुलनशील पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान बनता है और तली में बैठ जाता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। यहां अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा, तो पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ करा, लेड आ जाएगा पोटेशियम की जगह पर, पोटेशियम चला जाएगा लेड की जगह पर, तो लेड आयोडाइड बनेगा PbI2। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ, ये लेड आयोडाइड। ओके, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट, रिएक्शन हुई तो पोटेशियम नाइट्रेट लेड आयोडाइड, पोटेशियम लेड की जगह पर, लेड पोटेशियम की जगह पर। ठीक है, ये येलो पीपीटी है, यहाँ पर भी हम एरो नीचे बना देते हैं, ये येलो पीपीटी यहाँ लिख दिया, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं बट मैंने बता दिया आपको। ये व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट अवक्षेप है, ये येलो पीले रंग का अवक्षेप है। ठीक है, एक और उदाहरण उन्होंने अपनी तरफ से बना दिया है, बट आपको ये दोनों याद रखने हैं, बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे, जहां पर इस अभिक्रिया में जो दो यौगिक हैं दोनों के बीच आयनें एक दूसरे की जगह बदलती हैं, एक दूसरे को विस्थापित करती हैं, तो हम पढ़ रहे थे द्विविस्थापन अभिक्रिया और दोनों में हमको मिल गई अवक्षेप। तो क्या जरूरी है कि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में हमेशा अवक्षेप मिले? तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो तो अवक्षेप मिल ही जाए। सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं नहीं होती। लेकिन बोर्ड में आपसे पूछा जाए कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो आप बोलोगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक ठोस अघुलनशील पदार्थ बनता है और तली में बैठ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और ये दोनों उदाहरण जो है ऊपर वाले आप लिख देंगे। ठीक है, नीचे वाला भी लिख सकते हैं बट ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने कौन से टाइप की अभिक्रिया पढ़ी? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और अब आखिरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपचयन एवं अपचयन। इनको हम मिलाकर अगर बोले तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं ये। ठीक है, उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स मिलाकर कहलाते हैं क्या? रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस। अब बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना होगा वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। सबसे पहले आप उपचयन और अपचयन समझ लीजिए, यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये अलग अलग समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है। जब भी कभी किसी अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो इसे हम उपचयन कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन हट गई तो अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन के टर्म्स में मैंने बताया। दूसरा, हाइड्रोजन के टर्म्स में भी बात होती है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना उपचयन। ठीक है, और एक और तीसरे लेवल पर अगर हम बात करें, अगर किसी भी पदार्थ से या किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसे हम उपचयन कहते हैं, और किसी भी पदार्थ में या किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो इसे हम अपचयन कहते हैं। ओके, अब यहाँ बताइए, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। कॉपर में ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं जुड़ गई, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ये ब्लैक कलर का होता है। कॉपर भूरे रंग का तत्व होता है, शाइनी रेडिश ब्राउन कलर का,
इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उपचयन हो रहा है। आगे अगर आप देखेंगे बच्चों तो अगले उदाहरण में देखिए क्या कहा गया है। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन किया ऊष्मा की उपस्थिति में तो कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन चली गई और कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन जो गई है वो कहाँ गई है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई है। तो कॉपर ऑक्साइड बन गया कॉपर और ऑक्सीजन चली गई हाइड्रोजन के साथ तो वो बन गया वाटर। मैंने भी आपको क्या बताया, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उपचयन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन हटेगी तो अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर रह गया सिर्फ, तो कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन चली गई तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन, ठीक है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में आके ऑक्सीजन जुड़ गई तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन। तो एक ही अभिक्रिया में जब उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। नीचे आप देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना तो ये हो गया अपचयन, रिडक्शन, ठीक है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये हो गया उपचयन, ठीक है। अपचयन और उपचयन एक साथ होंगे तो हम इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि अपचयन का मतलब रिडक्शन, उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिला के रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर आप दो शब्द और समझ लीजिए ध्यान से। इस अभिक्रिया में जो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है किसके कारण हुआ है, हाइड्रोजन के कारण हुआ है। हाइड्रोजन ने ही तो इसकी ऑक्सीजन हटाई, हाइड्रोजन ना होता तो कॉपर ऑक्साइड रहता ही। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, जो अपचयन हो गया है, ऑक्सीजन हट गई है इस बेचारे की, किसकी वजह से हटी, हाइड्रोजन की वजह से हटी। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, अपचायक, जो अपचयन कराए वो अपचायक। और हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, इसे ऑक्सीजन मिल गई जो यहाँ से हटकर आई, खुद इसने जोड़ ली अपने में और खुद को वाटर बना लिया, हाइड्रोजन बन गया वाटर। तो इसका क्या हो गया, उपचयन। और किसके कारण हुआ, कॉपर ऑक्साइड के कारण। कॉपर ऑक्साइड ने ही तो ऑक्सीजन दी हाइड्रोजन को, तभी तो वाटर बना। तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, उपचायक। तो जिस पदार्थ के कारण किसी का उपचयन हो वो पदार्थ उपचायक, और जिस पदार्थ के कारण किसी का अपचयन हो वो पदार्थ अपचायक, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोर्ड में ऐसे पूछा जाएगा कि इन दोनों, इस रिएक्शन में कौन अपचायक है कौन उपचायक है। तो एक बात आप समझ लीजिए, अपचायक पूछे चाहे उपचायक पूछे, चाहे ये पूछे कि किसका उपचयन हुआ किसका रिडक्शन हुआ किसका अपचयन हुआ, आपको इन दोनों में से ही पहचानना है कौन क्या है। इनमें कुछ नहीं होना, ये इनका कुछ नहीं हुआ है, इनका कुछ हुआ है तब ये बने हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। चार ऑप्शन होंगे कि इसका उपचयन हुआ, इसका उपचयन हुआ, इसका उपचयन हुआ, इसका उपचयन हुआ। तो भाई देखो, आप सही करो या गलत करो, लेकिन ये तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि इनका उपचयन अपचयन थोड़ी ना हुआ। उपचयन है अपचयन तो इनका हुआ है, तो ये तो आपको लिखना ही नहीं है, ना उपचयन में ना अपचयन में, ना उपचायक में ना अपचायक में, जो भी लिखने यही लिखने। अब एक बार जरा आप ध्यान से देख लीजिए कि इसका क्या हुआ है, इसका हुआ अपचयन, इसका हुआ उपचयन। हाइड्रोजन का उपचयन, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। अब ये एरो क्या बता रहा है कि इसका अपचयन होके ये बन गया और इसका उपचयन होके ये बन गया। इसका अपचयन किसने किया, इसने किया, तो ये अपचायक, और इसका उपचयन किसने किया, इसने किया, तो ये उपचायक, ठीक है। एक और उदाहरण मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देख लें सब बच्चे। Al प्लस Fe2O3 बनेगा Al2O3 प्लस Fe। अब सब बच्चे बताएं यहाँ पर, एल्युमिनियम क्या बन गया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका क्या हो गया, उपचयन, उपचयन। और आयरन का जो ऑक्साइड था वो सिर्फ आयरन रह गया, इसकी ऑक्सीजन चली गई तो इसका क्या हो गया, अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का हो गया उपचयन और बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड का हो गया अपचयन और रह गया आयरन, ठीक है। इसको हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। आप नहीं ध्यान रख पाओ तो आयरन ऑक्साइड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉपर्ली अगर हम बोलें तो FeO होता है फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो बताओ एल्युमिनियम का उपचयन किसके कारण हुआ, इसी के कारण ना हुआ, इसी ने तो ऑक्सीजन दी तभी तो इसको ऑक्सीजन मिली, अगर ये ना होता तो एल्युमिनियम ही रह जाता अकेले। तो एल्युमिनियम का उपचयन किसने कराया, इसने कराया, Fe2O3 ने कराया, ठीक है। तो Fe2O3 क्या हो गया, उपचायक हो गया, इसकी वजह से ही उपचयन हुआ है एल्युमिनियम का, ठीक है। और इसका खुद का अपचयन हुआ, किसके कारण, इसके कारण, इसी ने ही तो ऑक्सीजन छीन ली इसकी, तो इसके लिए इसका जो अपचयन हुआ वो किसने कराया, एल्युमिनियम ने। तो एल्युमिनियम क्या हो गया, अपचायक हो गया, ठीक है। फिर से मैं बता दूं चारों चीजें, इसका हुआ उपचयन क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ी, इसमें से ऑक्सीजन हट गई तो अपचयन, इसका उपचयन किसके कारण हुआ, इसके कारण, तो ये उपचायक, और इसका अपचयन किसके हुआ, इसके कारण हुआ, तो ये हुआ अपचायक। ओके, आई होप अब समझ पा रहे होंगे बात को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आखिरी चीज़ जो इस चैप्टर में है वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, वो कैसे हमको प्रभावित करती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर उनमें से दो महत्वपूर्ण चीज़ें हमको पढ़नी है, संक्षारण और विकृत गंधता। संक्षारण क्या होता है कि जब भी किसी धातु की सतह पर वायुमंडल में मौजूद नमी या कोई भी गैस या कोई भी अम्ल के संपर्क में आ जाए वो धातु, तो उसकी ऊपरी सतह खराब हो जाती है, ऊपरी सतह का क्षरण हो जाता है और इसी को हम संक्षारण कहते हैं। किसी भी धातु की ऊपरी सतह का खराब हो जाना किस कारण से? वायुमंडल में मौजूद नमी या फिर तो कोई भी वायुमंडलीय गैस या किसी अम्ल के संपर्क में आने पर, इसको हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोहे की बात करें तो जो लोहा है, अगर लोहा ऑक्सीजन और नमी दोनों के संपर्क में आता है तो Fe2O3.XH2O ये बन जाता है और इसी को ही हम रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। ये क्या है? ये रस्ट है या जंग है। कैसे कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो लोहा जब कुछ समय तक आप उस पर पेंट ना करें तो कैसा होने लग जाता है? ब्राउन कलर का होने लग जाता है, उसमें जंग लगने लग जाती है। इसीलिए हम उसको जंग लगने से बचाने के लिए उस पर प्राइमर या पेंट करते हैं। तो अलग अलग धातुओं का जब संक्षारण होता है तो उनका रंग अलग अलग हो जाता है। जैसे तांबे का जब संक्षारण होता है कॉपर का, तो कॉपर जो होता है जो लालिमा युक्त ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, उसका जब संक्षारण हो जाता है तो वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है, हरे हरे रंग का हो जाता है। इसी प्रकार जब सिल्वर, चांदी का जब संक्षारण होता है, हालांकि बहुत धीरे धीरे होता है पर काफ़ी लंबे समय के बाद जब चांदी का संक्षारण हो जाता है तो वो ब्लैक कलर जैसी हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। इसको हम लोग आगे धातु और धातु पार्ट में ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को हमको देखना है। अच्छा, अगर हम संक्षारण से, क्योंकि बहुत नुकसान भी होता है धातुओं का, आप जानते हैं आपके आसपास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पुल हैं, रेल की पटरियाँ हैं, गेट हैं, जंगले और रेलिंग्स आपके घरों में और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में सब जगह लोहे का बहुत इस्तेमाल होता है। अब लोहा अगर इस तरीके से ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने का जंग लगेगी उसमें, तब तो बार बार लोहा बदलना पड़ेगा आपको, तो इस तरीके से तो बहुत नुकसान होगा ना। तो कैसे हम जंग लगने से बचा सकते हैं? तो धातु के ऊपर हम पेंट या प्राइमर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जस्ते की परत चढ़ा सकते हैं, तो गैल्वेनीकरण इसको कहते हैं, उस तरह से भी जंग से बचा सकते हैं हम। इसी प्रकार एनोडाइजिंग, एनोडीकरण एक प्रक्रिया होती है, उस तरीके से भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है, संक्षारण शब्द जो है वो सभी धातुओं के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका भी संक्षारण हो सकता है, पर जंग लगना सिर्फ लोहे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए मशीनें हैं, अब मशीनों में आप पेंट करोगे, मशीनें एक दूसरे से पुर्जे रगड़ेंगे चलेंगे, वो तो पेंट छूट जाएगी, बेकार है। तो मशीनों में आप तेल या ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं संक्षारण को रोकने के लिए, ताकि जंग ना लगे। आपने देखा हो गन्ने की मशीन होती है, गन्ना का जूस निकालने वाली, तो उसमें इस तरीके से पुर्जे होते हैं, आपस में व्हील्स होते हैं, वो फंस के चलते हैं। अब उस पर आप पेंट करोगे तो पेंट छूट ही जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं हम? ग्रीस या ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो जंग से बचाने के लिए हम ये कुछ तरीके अपना सकते हैं, या कहें कि संक्षारण से बचाने के लिए हम ये कुछ तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, आगे बात हो रही है विकृत गंधता की। अगर हम बात करें तो जैसे अगर आपने खास तौर पे शादी वगैरह में क्या होता है, बहुत सारा खाना बन जाता है ना, और लोग मान लीजिए नहीं आए तो खाना तो वेस्ट हो जाएगा फिर, तो वो खाना आप लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी ऑयल, घी वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो अगर कभी भी ऑयल, घी इन सब से प्रयोग से बनाई गई चीज़ों को आप लंबे समय तक रखते हैं तो क्या होता है, ये जो ऑयली पदार्थ हैं ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इनका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, और फिर ये सड़ने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं, और फिर इनमें फाउल स्मेल आने लग जाती है, गंदी जो है स्मेल आने लग जाती है। तो फिर आप उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो खराब हो जाते हैं। इसको ही हम विकृत गंधता कहते हैं। तो वसा युक्त तथा तेल युक्त खाद्य सामग्री अगर लंबे समय तक आप उसको स्टोर करके रखते हैं तो वो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उपचयन हो जाएगा, उसका उपचयित हो जाएगी और वो सड़ने लग जाएगी और दुर्गंध फैलाने लग जाएगी, दुर्गंध उसमें आने लग जाएगी, और इसको हम विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं? तो पहली चीज़, बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटी जो चीज़ें हैं एक्सेस में ना बनाएं, ज़्यादा ना बनाएं। अगर एक्सेस में बन गई तो फिर उनको आप सही से उतना स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, बट अगर कुछ मात्रा में है तो उसको आप रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दीजिए, जहाँ ऑक्सीजन से संपर्क ज़्यादा ना रहे।
ठीक है। अब इसके अलावा मान लीजिए जैसे चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं, वो तो चिप्स बनाती ही हैं, ऐसा तो नहीं कि बनाएंगे नहीं, वो चिप्स बनाती हैं, उसके बाद पैकेट्स में पैक करके बेचते हैं। अब वो पैकेट आप कब खरीदेंगे कुछ पता है? ज़रूरी नहीं आज पैक हुआ तो कल आप खा लें उसको खरीद कर, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद खाएँ। तो इसलिए पैकेट्स के अंदर वो नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो विकृत गंधिता होने से बचाती है। इसी प्रकार हम कोई भी ऐसी वस्तु जो विकृत गंधिता होने से बचाएगी उसको हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि BHA और BHT नाम के केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस का हम प्रयोग कर सकते हैं चिप्स पैकेट्स वगैरह में या फूड आइटम्स वगैरह में। ठीक है, तो इस तरीके से हम विकृत गंधिता से बचा सकते हैं अपने खाद्य पदार्थों को कुछ हद तक। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि दिमाग से स्लिप हो गई है तो आप वापस से रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं इस पूरे चैप्टर को अच्छे से शुरू से एंड तक देखकर। ये नोट्स आप बार बार इनको रिवाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँ और ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आप अगले चैप्टर की वीडियो देखेंगे। इस तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इस पूरी सीरीज़ में हम लोग हाई स्कूल का पूरा विज्ञान कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ एंटायरली फ्री, आप सब लोग अच्छे से देखिए, बिल्कुल फ्री है ये सभी के लिए, और सब लोग अपने दोस्तों तक शेयर भी करें क्योंकि ये सबके लिए बहुत यूज़फुल है। पूरा साइंस का सिलेबस आप अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रश्नोत्तरों की प्रैक्टिस आप कर ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी किताबें आपके आसपास होती हैं। कोई भी डाउट अगर आपको रहता है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम वहाँ पर आपको आंसर कर देंगे। ओके, सभी बच्चे चैनल को सभी अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी चैनल से जुड़ पाएँ। दिस इज़ वेरी यूजफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।